सो भाइयों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग कंप्लीटली रिवाइज करने वाले हैं अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट को। ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर MGKVP एंट्रेंस एग्जाम, लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, यूजी लेवल की खासकर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, और साथ ही साथ वो सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज जहां पे अकाउंटिंग एक प्यारा सा सब्जेक्ट उसके सिलेबस में है। बहुत ही डिटेल और बहुत ही शॉर्ट टाइम में सारा रिवीजन करवाने वाला हूं। मैं ये मानकर चलता हूं कि तुम अकाउंट्स पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, तुमने पहले कभी पढ़ा है अकाउंटिंग का, तुमने कभी नाम सुना है, इसमें जो भी टर्म्स रिपीट होने वाले हैं तुम सुनने वाले हो, उसको पहले कभी ना कभी तुमने एक बार जरूर देखा है। तो बहुत ही आराम से रिवीजन करवाने वाला हूं। 7 अगस्त को तुम्हारा एग्जाम होने वाला है MGKVP बीकॉम एंट्रेंस का, भले ही वो आगे शिफ्ट होता है लेकिन फिलहाल फाइनल डेट वही है तुम्हारा। मेरा टारगेट है तुम्हारे 5 को पूरा सिलेबस कवर अप करवा दूंगा 5 तक। आज है 2 तारीख, 2 को तुम्हें ये वीडियो मिल रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के सबसे फर्स्ट सेशन को, जो कि हमारा अकाउंटिंग बेसिकली होता क्या, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। देखो, हम दोनों यहाँ पे बात कर रहे हैं, मतलब मैं और तुम यहाँ पे दोनों बात कर रहे हैं। किस भाषा में बात कर रहे हैं? सर हिंदी में बात कर रहे हैं। वैसे जब बात आती है बिजनेस की, तो बिजनेस के लिए एक भाषा होता है जो कि होता है अकाउंटिंग, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग क्या है, एक लैंग्वेज है। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज of a business. It has been defined in the different ways by the different authors and experts. यहां तुम देख पा रहे होगे अलग अलग ऑथर्स जो होते हैं सबका डिफाइन करने का तरीका अलग है, लेकिन अल्टीमेट मीनिंग जो निकल कर आता है वो एक ही आता है। क्या होता है बेसिकली अकाउंटिंग जो होता है, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द ट्रांजेक्शंस इन द मॉनेटरी टर्म्स। यहां 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स निकल कर आए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। दैट इज, ये क्या है, ये एक कला है किस चीज का, ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने का, समराइज करने का, एनालाइज करने का, साथ ही साथ रिपोर्टिंग भी बोल सकते हो। और एक होता है मॉनेटरी टर्म्स, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन यहां हो रहे होंगे वो किसके टर्म्स में होंगे, पैसे के टर्म्स में। दैट इज मॉनेटरी टर्म्स में ट्रांजैक्शन का होना यहां पे नेसेसरी हो जाता है, अदर ट्रांजैक्शंस यहां पे रिकॉर्ड नहीं होते। तो अकाउंटिंग क्या है, एक कला है, मींस एन आर्ट भी बोल सकते हो। इट इज एन रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस इन द मॉनेटरी टर्म्स। अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले क्या है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग एक कला है, जैसे आर्ट में तुम कलाकारी दिखाते हो अपना, वैसे ही अकाउंट्स में यहाँ पे हमें कलाकारी दिखानी होती है। इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अब ये 3 टर्म्स तुम समझना, जरा एक मक्खी परेशान कर रही है मुझे। ये 3 टर्म समझना, व्हाट इज रिकॉर्डिंग, व्हाट इज क्लासिफाइंग एंड व्हाट इज समराइजिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब होता क्या है, जितने भी हमारे ट्रांजेक्शंस डेली बेसिस पे होते हैं। अब तुम्हें भी पता है, जब आप एक फॉर्म ऑपरेट कर रहे हो, आपकी कंपनी चल रही है, मान लो फॉर्म ही चलो मान के चलते हैं, तो वहां पे बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। एक बिजनेस में एक दिन में ढेर सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। अब उन सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है। रिकॉर्ड करना जरूरी है, नहीं रिकॉर्ड करोगे तो यार यहाँ पे तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है। तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है बिजनेस का। तो रिकॉर्डिंग मींस सिस्टमैटिकली रिटन डाउन ऑल द ट्रांजैक्शंस जो कि एक पूरे दिन अकर हुआ है। ठीक है, जैसे कि तुम जाते हो क्लास बोलूंगा ना भाई, स्कूल जाते हो, वहां पे नोट्स तैयार करते हो। नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं बनाओगे तो यार बाद में तुम्हें परेशानी होगी। सिमिलरली बिजनेस के साथ भी ये एक चीज होता है कि उन्हें ट्रांजैक्शंस करने होते हैं रिकॉर्ड डेली बेसिस पे। अब उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया। अब सारे ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो अलग अलग नेचर के होते हैं। ठीक है, 5 उंगलियां है ना, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, सबका नेचर अलग होता है कुछ ना कुछ। वैसे ही जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं सबका नेचर अलग अलग होता है। अब दूसरा स्टेप यहां पे आता है कि उन सारे ट्रांजैक्शंस को नेचर वाइज कैटेगराइज करना, मींस क्लासिफाई करना, मींस बाइफरकेट करना, मतलब अलग अलग पार्ट्स में बांट देना। जो जिसका नेचर है उस हिसाब से तुम उसमें बांट दोगे। क्लासिफाइंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस और एंट्रीज ऑफ द सेम टाइम्स। जितने भी सेम टाइप के एंट्रीज है सबको निकालो और एक ग्रुप में डाल दो। समराइज क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स फ्रॉम द क्लासिफाइड डेटाज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू द मैनेजमेंट एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज। तो ये क्या है, समराइज करना। समराइज मींस रिपोर्ट्स तैयार करना, स्टेटमेंट्स तैयार करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, P&L, बैलेंस शीट्स, ये सब कुछ तैयार करना किसमें आ जाता है, समराइजिंग में आ जाता है। यहां पे तुम देख पा रहे हो कि चाहो तो तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो सभी का, बहुत ही बेसिक चीज है। अब यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होंगे किस में होंगे, फाइनेंशियल कैरेक्टर्स के होंगे, मनी के टर्म्स में होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है, व्हाट इज बुक कीपिंग। सुनना जरा, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विद द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा। बुक कीपिंग किससे रिलेटेड है, जो भी हमारे फाइनेंशियल डेटा होते हैं, हमारे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी डेटास होते हैं, जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सारे डेटास को क्या करना, रिकॉर्ड करना। हमने अकाउंट्स में क्या देखा, मतलब अकाउंटिंग में क्या देखा कि वहां पे हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं। यहां पे क्या तुम देख रहे हो, recording of the financial data. It is concerned with the permanent record of all transactions in a systematic manner, so it financial effects on the business. In fact, account is based on the systematic and the efficient book
keeping system. The main purpose behind the bookkeeping is to show the correct positions regarding each head of income and expenditure as well as assets and liability. मतलब कहने का ये है कि हमारे जितने भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जितने भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होते हैं, उन सब का एक करेक्ट पोजीशन शो करना. बेसिकली बैलेंस शीट्स हमारे करेक्ट पोजीशन शो करता है, प्रॉफिट एंड लॉस हमारे खर्चे को दर्शाता है और इनकम को दर्शाता है. ये बात यहां पे हो रही है. अब बेसिकली नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आता है कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस. ये तीन चीज तुम्हारे एमजीकेवीपी एग्जाम में पूछा जाता है. मैंने 3 साल के पेपर 2021, 2020 और 2019 के 3 साल के पेपर को एनालाइज करा. अकाउंटिंग से मेजर क्वेश्चंस आ रहे थे, ठीक है, और बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस मेजर थे. 2019 में मनी बैंकिंग का भी एक अच्छा खासा रोल था, 20 में थोड़ा सा कम हुआ और 21 में वापस से उसका रोल आया था. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो कि तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहला कंसेप्ट यहाँ पे आता क्या है, एंटिटी कंसेप्ट, जो कि कहता है बिजनेस अलग है और उसके ओनर्स अलग है, दोनों ही अलग अलग जगह पे हैं, दोनों को हमें एक मान कर नहीं चलना है. तुम और तुम्हारा भाई अलग है, तुम और तुम्हारी बहन अलग है, पापा और मम्मी ठीक है घर के हैं लोग लेकिन अलग होते हैं. वैसे ही बिजनेस में एक ओनर अलग माना जाता है और बिजनेस अलग माना जाता है, दोनों को हम सेम नहीं मानेंगे. एंटिटी कंसेप्ट स्टेट्स दैट एंटरप्राइज इज अ सेपरेट आइडेंटिटी. एंटरप्राइज क्या है, एक सेपरेट आइडेंटिटी है अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर, जो कि अपने ओनर से अलग है. अकाउंटेंट शुड ट्रीट अ बिजनेस अ डिस्टिंक्ट ओनर डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर. अकाउंटेंट होगा, जो भी अकाउंटेंट होगा तुम्हारे बिजनेस में, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात नहीं कर रहा हूं, अकाउंटेंट की बात कर रहा हूं, वो बिजनेस को अलग रखेगा और ओनर को अलग रखेगा. ठीक है, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस उसके खुद के बुक्स में हो रहे होंगे और एक ओनर का ट्रांजैक्शन जो कि उसके पर्सनल नेचर का ट्रांजैक्शन होता है, उसका खुद का एक बुक होगा. दोनों को सम अप नहीं करना है वरना हलवा हो जाएगा. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है, वो सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करो जो कि सिर्फ और सिर्फ मनी के टर्म्स में हो. ठीक है, क्योंकि मनी जो होता है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, इसीलिए जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं सब मनी वाले जो भी नेचर के होते हैं उन्हीं सबको रिकॉर्ड करेंगे. पीरियोडिसिटी कंसेप्ट आता है. ये कंसेप्ट बोलता है कि एक अकाउंटिंग का एक डेफिनेट पीरियड होना चाहिए. ठीक है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से इनडिफिनिट लाइफ ऑफ एन एंटिटी इज अज्यूम्ड. कितने साल चलने वाला है बिजनेस, ये तुम पहले नहीं डिसाइड कर लोगे. ये नहीं सोच कर आओगे कि मैं आ रहा हूं बिजनेस में तो मैं 2 साल बाद शट डाउन करूंगा उस बिजनेस को. क्या बोला गया, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ डेफिनिट अकाउंटिंग पीरियड. एज पर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एन इंडिफिनिट लाइफ ऑफ एंटिटी इज अज्यूम्ड. फॉर अ बिजनेस एंटिटी इट कॉजेज इनकन्वीनियंस टू मेजर परफॉर्मेंस अचीव्ड बाय द एंटिटी और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. तो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट कहता है एक डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड हमें डिसाइड करना होगा. गोइंग कंसर्न कहता है कि बिजनेस लंबे अरसे तक चलेगा. ऐसा नहीं है कि तुम बिजनेस में एंट्री मार रहे हो तो सोचोगे कि 2 साल बाद शट डाउन करके शट आउट गिरा के चले जाएंगे. उसी के बेसिस पे पीरियोडिसिटी कंसेप्ट कहता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए. फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग एक अकाउंटिंग पीरियड हर एक बिजनेस का होना चाहिए. फिर बारी आती है अक्रूवल कंसेप्ट. अक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है, द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड अदर इवेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन द मर्केंटाइल बेसिस. व्हाट इज मर्केंटाइल बेसिस, दैट इज व्हेन दे अकर. जब वो चीज एक्चुअली रियलिटी में हो रहा है, ये बात करता है अक्रूवल कंसेप्ट. मैचिंग कंसेप्ट का कहना क्या है, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जितने भी हमारे रेवेन्यू हो रहे हैं, सबको दोनों को एक दूसरे से हमें करना होता है मैच. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, रिवीजन सीरीज करवा रहा हूं, ना कि डिटेल लेक्चर्स में तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूं यहाँ पे. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि तुम्हारा जो ये रिवीजन है ना, ये तुम्हारे पूरे सारे कंसेप्ट्स को दोबारा से खोलेगा. दूसरा चीज यहाँ पे देखो, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड ऑन द assumption दैट एन एंटरप्राइज इज अ गोइंग कंसर्न. एंटरप्राइज क्या है, एक गोइंग कंसर्न है. ऐसा नहीं है कि मैंने बताया, तुम्हें दोबारा बता रहा हूं कि आए शटर गिराने की बात कर दी है, लोग भगाएंगे तुम्हें. कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है, बाय दिस कंसेप्ट जो हमारा एसेट्स का वैल्यू होता है वो डिटरमाइन होता है किस बेसिस पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे. इन अदर वर्ड्स, जिस कॉस्ट पे तुमने एक्वायर करा होगा. मैं मानता हूं मेरे पास, देखो चलो यार, ये एक मोबाइल फोन है मेरे पास, तुम देख पा रहे होगे. मैंने ये फोन 10,000 रुपए लिया, ठीक है, 10,000 में. फिलहाल इसका जो कॉस्ट हो चुका है वो हो चुका है 12,000. तो हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होगा, 10,000 होगा. मतलब जिस कॉस्ट में मैंने उसे एक्वायर करा दैट इज आवर हिस्टोरिकल कॉस्ट. तो कॉस्ट कंसेप्ट बेसिकली बस इतनी सी ही बात करता है कि जिस कॉस्ट पे हमने उसे एक्वायर करा है उसी कॉस्ट की यहाँ पे हम बात करेंगे और उसी कॉस्ट पे हम अपने एसेट्स के वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे. रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें यहाँ पे हमने जो भी ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड करने हैं, जैसे कि एग्जांपल से देखना तुम, एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज टू बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन द बिजनेस रियलाइज. When the assets is recorded at historical cost of rupees 5 lakh and even its current cost is 15 lakh, such change is not counted unless the certainty that such change will the materialize. मतलब उसके वैल्यू में कोई भी चेंज आए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो उसका एक्चुअल है उसी पे हम रिकॉर्ड करेंगे. बारी आती है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट का.
डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट सुन याद कर लो, मान के चलोगे क्या? इसमें क्या कहता है, हमारा जो बुक कीपिंग होता है, बुक कीपिंग जो है ना कंसेप्ट, टोटली इसी पे बेस्ड है। हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट। एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा, एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। ये चीज तुम समझ पा रहे होगे। इट इंक्रीज ऑन एसेट्स एंड डिक्रीज ऑन अनदर एसेट्स, इट इंक्रीज ऑन एसेट्स एंड साइमल्टेनियसली इंक्रीज लायबिलिटी। मतलब एक ट्रांजेक्शन्स के दो इफेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म स्टेट्स दैट अकाउंटेंट शुड नॉट एंटिसिपेट इनकम एंड शुड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। एक अकाउंटेंट ये बोलेगा नहीं, ये मानकर नहीं चलेगा कि नेक्स्ट ईयर उसको इतना प्रॉफिट आने वाला है या नेक्स्ट ईयर उसके इतने इनकम्स आने वाले हैं, बल्कि उसे ये मानकर चलना होगा कि अच्छा ये हमारे नुकसान हो सकते हैं, नुकसान ये हमारे लॉसेस हो सकते हैं। मतलब डेप्रिसिएशन के लिए तुम प्रोविजन बनाते हो, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन तुम बनाते हो, मतलब जो भी फ्यूचर में नुकसान हो सकते हैं उसके लिए तुम पहले से तुमने प्रोविजंस बना लिया, तुमने एंटिसिपेट किया लॉस को। तो कंजर्वेटिज्म क्या कहता है, प्रॉफिट्स के लिए, इनकम्स के लिए हम एंटिसिपेशन नहीं करेंगे, हम लॉसेस के लिए एंटिसिपेशन करेंगे। फिर बारी आती है कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलरिटी, मतलब कंसिस्टेंट रहो, लगे रहो। इसका कहने का क्या मतलब है, एक अकाउंटिंग फर्म को, जो एक इंटरप्राइज होती है, उसको अपना किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक प्रिंसिपल पे बेस्ड रखना होता है। मतलब एक प्रिंसिपल कहना चाहते हो? नहीं, मैं यहां पे बोलना चाह रहा हूं, मान के चलो डेप्रिसिएशन की बात करता हूं। डेप्रिसिएशन के मेथड्स होते हैं, एसएलएम होता है, ठीक है, डब्ल्यूडीबी होते हैं। तो अगर आप एसएलएम फॉलो कर रहे हो तो आप कंसिस्टेंटली एसएलएम ही फॉलो करो। ऐसा नहीं कि इस साल एसएलएम डेप्रिसिएशन लगा रहे हो और नेक्स्ट साल आप डब्ल्यूडीबी लगा रहे हो, फिर अगले साल एसएलएम, फिर अगले साल डब्ल्यूडीबी। तो ये सही नहीं होता है, आपको कंसिस्टेंसी रखनी होती है, कोई एक मेथड चूज करके काम करो। द अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फॉलोड कंसिस्टेंटली फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। अकाउंटिंग पॉलिसीज को आपको टाइम टू टाइम चेंजेस नहीं करने। फिर आता है मटीरियलिटी। मटीरियलिटी का कहना है, ये एक तरह से कह सकते हो फुल डिस्क्लोजर की तरह है, उसका एक्सेप्शन है बेसिकली। जितने भी मटीरियलिटी प्रिंसिपल्स परमिट्स अदर कंसेप्ट्स टू बी इग्नोर्ड इफ इफेक्ट इज नॉट कंसिडर्ड मटीरियल। अदर एस्पेक्ट्स को इग्नोर करो। अकॉर्डिंग टू मटीरियलिटी प्रिंसिपल, जितने भी आइटम्स के सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इफेक्ट है, वो सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस आपको करने होंगे डिस्क्लोज। ठीक है, किसके सामने डिस्क्लोज करेंगे? जो भी यूजर्स होते हैं। कौन कौन यूजर्स होते हैं हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के? कमेंट सेक्शन में यार जरूर बताना, इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने, देखो ये प्रिंसिपल जो था 2019 में, इसमें दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए थे। अब ये नेचर ऑफ अकाउंट्स देख रहे हो, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको भी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ध्यान से सुनना, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स आराम से बता रहा हूं। पर्सनल अकाउंट है सबसे पहला, और एक पहला क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है? पर्सनल अकाउंट। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है इम्पर्सनल अकाउंट्स। तो पर्सनल अकाउंट जो है हमारा, इरेज कर रहा हूं एक बार। पर्सनल अकाउंट में 3 बाइफर्केशंस किए गए। कौन कौन से 3 बाइफर्केशंस किए गए जरा सुनना। पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल, तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। देख पा रहे होगे यहां पे, तुम थोड़ा सा साइड कर दे रहा हूं। पर्सनल, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सिमिलरली हमारे आ जाते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट्स में इधर नॉमिनल यहां देख पा रहे होगे और उस साइड तुम वहां पे देख पा रहे होगे रियल अकाउंट है हमारा। तो रियल अकाउंटिंग अकाउंट्स के अंदर टेंजिबल, इंटेंजिबल, नॉमिनल के अंदर जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उसको शो करते हैं, साथ ही साथ जो भी हमारे इनकम्स होते हैं उसको शो करते हैं। तो सबसे पहले पर्सनल बताता हूं। अकाउंट्स वैसे जो कि पर्सनल नेचर के हो जाते हैं, जैसे कस्टमर के अकाउंट्स हो गए, सप्लायर्स के अकाउंट हो गए, मनी लेंडर्स के अकाउंट्स होते हैं, बैंक्स के अकाउंट्स होते हैं, ओनर्स के अकाउंट होते हैं, ये सारी चीजें। अब इसमें 2 चीजें हो सकती हैं। देखो यार, बात कर रहे हैं नेचर, नेचुरल पर्सन एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन, दोनों की यहाँ पे। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट जो होता है, टर्म नेचुरल पर्सन मींस पर्सन हु आर द क्रिएशन ऑफ गॉड, जो कि भगवान के बनाए हुए हैं, आप जैसे और हम जैसे, उनका अकाउंट जो भी होगा वो किसमें आएगा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स में। आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी का नाम तुमने सुना होगा, तुम्हें पता है वो एक आर्टिफिशियल बॉडी है, ठीक है, वो पर्सन है लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन है, इंसान के द्वारा बनाया गया। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में वो सारी चीजें आ जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर जरा सुनना, यहाँ पे नेचुरल पर्सन में बता रहा हूं। प्रोप्राइटर का अकाउंट, नरेश का अकाउंट, एक कस्टमर का अकाउंट, सप्लायर का अकाउंट। वैसे ही अगर मैं तुम्हें बताऊं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स के बारे में, तो जैसे कि बैंक का अकाउंट हो गया, इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट हो गया, किसी भी लिमिटेड कंपनी के जो भी अकाउंट्स होते हैं, मतलब जो तुम देखते हो मार्केट में जो भी फॉर्म्स होते हैं, उसके अकाउंट्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये हो गया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम्स में एग्जाम्पल्स के थ्रू ही पूछे जाते हैं, सो दैट इसको कवर करके जाना।
रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये वैसा अकाउंट है जो किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करे, क्या करे, रिप्रेजेंट करे, दर्शाए। जैसे कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक फॉर्म में 15 इंप्लॉयज को सैलरी दी नहीं गई है, मतलब उनका सैलरी ड्यू हो चुका है लेकिन कंपनी ने अभी तक पे नहीं किया या फॉर्म ने अभी तक उसे पे नहीं किया, तो ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, अभी सैलरी नहीं दी गई है, ये चीज किसको दर्शा रहा है? तो सर ये तो दर्शा रहा है उन 15 एम्प्लॉयज को दर्शा रहा है, मतलब उस व्यक्ति को दर्शा रहा है। हाँ, तो तुम यहां देख पा रहे होगे इसमें वैसे अकाउंट्स आएंगे जो कि किसी ना किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये था हमारा पर्सनल का 3 क्लासिफिकेशन, नेचुरल, आर्टिफिशियल और तीसरा कौन था? रिप्रेजेंटेटिव। अब बात करते हैं रियल अकाउंट्स की। रियल अकाउंट्स असेट्स एंड लायबिलिटीज के अकाउंट्स आ जाएंगे सारे इसमें। तो रियल में सबसे फर्स्ट यहाँ पे आता है टेंजिबल रियल अकाउंट और दूसरा आता है इंटेंजिबल। टेंजिबल क्या होता है? तो टेंजिबल दीज आर अकाउंट जिसको कि हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उनके प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। एसेट्स हो गया, ये पेन हो गया मेरा, ये लैपटॉप हो गया, ये टैब हो गया मेरा, ठीक है, ये कैमरा हो गया मेरा, तो इन सबको हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है, सॉरी फील, टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन जब बात आती है इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स की, तो इसमें वैसे एसेट्स के अकाउंट्स आएंगे जिनके प्रेजेंस को हम बस फील कर सकते हैं, उनको टच नहीं कर सकते, उनको देख नहीं सकते हैं। जैसे कि तुम्हारा बनाया गया गुडविल, तुम्हारे कॉपीराइट्स, तुम्हारे पेटेंट्स, तुम्हारे ट्रेडमार्क्स, तो ये सारी चीजें समझ लेना कि इंटेंजिबल एसेट्स क्या है और टेंजिबल एसेट्स क्या है। टेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आ जाएंगे? लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर, जिनको कि तुम देख सकते हो। मैं इस लैपटॉप को यहाँ पे देख पा रहा हूँ, इसके लगे कैमरा को मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे जिस टैब से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ उसे मैं देख पा रहा हूँ, दैट इज टेंजिबल एसेट्स। लेकिन मेरे बनाए गए कॉपीराइट्स, मेरे बनाए गए गुडविल्स, मैं उसको देख पाऊंगा? द आंसर इज नो। तो गुडविल्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट्स, इटीसी, ये सारे क्या हो जाते हैं हमारे? ये सारे हो जाते हैं हमारे इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। इनका जो अकाउंट्स होता है वो आ जाता है इसमें। अब बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। तो नॉमिनल जितने भी खर्चे होंगे, जितने भी इनकम होंगे, वो सारे जाएंगे किसमें? नॉमिनल अकाउंट्स में। जैसे कि जितने भी एक्सपेंसेस हो गए, इनकम मैंने तुम्हें बताया, जैसे कि बिजनेस सैलरी पे किया गया एम्प्लॉय को, वो सारा कुछ आ जाएगा यहाँ पे। रेंट पे किया गया, रेंट रिसीव हुआ है, कैश डिस्काउंट मिला है, ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं। तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, कुछ एग्जाम्पल नेट से सर्च करके देख लेना। अच्छा, एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूं, चलो वैसे मैं तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जस्ट इंट्रो जब दूंगा, उसमें करंट लायबिलिटी क्या है, करंट एसेट्स क्या होते हैं, ठीक है, इन सब चीजों को भी समझ लेना। वैसे अगर तुम्हें मालूम है तो अच्छी बात है। अब बात कर लूं थोड़ा सा डबल एंट्री समझाऊं जरा तुम्हें। डबल एंट्री सिस्टम में कुछ हिस्ट्री में सबसे पहले बताता हूं। फर्स्ट बुक डबल एंट्री सिस्टम, लुका पैकियोली या पैसियोली भी बोल सकते हो। कौन है? फादर ऑफ अकाउंटिंग है ये हमारे। इनके बारे में कुछ हिस्ट्री दे रखा है, इसे देख लेना। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? हमारा जो बुक कीपिंग होता है ना, ये बेस्ड होता है फैक्ट्स पे, दैट ईच बिजनेस ट्रांजैक्शंस ब्रिंग्स टू फाइनेंशियल चेंजेस। तुमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था डुअल एस्पेक्ट, उसमें क्या कहता था? हर एक ट्रांजैक्शंस के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। सिमिलरली वही बात यहाँ पे की जा रही है। रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, किसमें? डबल एंट्री सिस्टम में पढ़ने वाले। लग रहा है फास्ट करवा रहा हूं? लगने तो यार, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया ना, मुझे भी जल्दी करवाना है, तुम्हें भी जल्दी करना है, रिवीजन करवा रहा हूं, करते जाओ सुकून से सब चीज। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या कहता है? देखो, हर एक चीज कवर कर रहा हूं, जो डिटेल लेक्चर में करता हूं ना, उस चीज को, उन सारी चीजों को मैं तुम्हें कवर करवा रहा हूं यहाँ पे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है? लेफ्ट साइड अकाउंट, डेबिट साइड, राइट साइड अकाउंट, क्रेडिट साइड, ये सब चीज तो पता है ना, या ये भी नहीं पता है? चलो सबसे पहले डायरेक्ट मेन मुद्दे पे यहाँ पे हम जाते हैं, जो कि है हमारा रूल्स। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द कीपर। जिसको मिलना है, जो चीज जिसको मिलना है उसको कर दो डेबिट, जिसे जो चीज देना है उसे कर दो क्रेडिट। ये सब चीज तुमने बचपन में 11वीं कक्षा में पढ़ रखा है। जितने भी अकाउंट्स जो जिन्हें रिसीव होने, उन सारे अकाउंट्स को हम करते हैं डेबिट। जो भी चीजें जिनको देनी है, जो दे रहा है, देने वाला बंदा है, उसे करते हैं क्रेडिट। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पढ़ा ना ऊपर भी मैंने तुम्हें बताया, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो रियल का कहता है जो भी चीजें आ रही है कर दो उसे डेबिट, जो भी चीजें जा रही है कर दो उसे क्रेडिट। क्लियर? और नॉमिनल अकाउंट जो आता है हमारा, इसमें जितने भी प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं, उन सारे एक्सपेंसेस को करते हैं हम डेबिट। डेबिट ऑल खर्चे एंड नुकसान, क्रेडिट ऑल फायदे एंड बेनिफिट, इनकम्स एंड गेन। अच्छा, अकाउंटिंग साइकिल एक बार जस्ट थोड़ा सा देख लो मेरे साथ, यहाँ पे आई होप तुम्हें विजिबल होगा। रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री, सबसे पहले जर्नल रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको लेजर अकाउंट में पोस्ट करते हैं, फिर अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, एक एडजस्टिंग जर्नल एंट्री पास करते हैं। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन गया, रिकॉर्ड कर लिया, पोस्टिंग क्लोज बैलेंस बना दिया, और फाइनली क्लोजिंग एंट्री पास करने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस और P&L के फॉर्म में होता है। अच्छा, क्लियर है?
सारी बातें क्लियर हो रही हैं या नहीं क्लियर हो रही हैं, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। स्टार्ट करेंगे जर्नल से, और जर्नल के साथ देखना जरा जर्नल क्या है। जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, जहां पे सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है बिफोर बीइंग पोस्टेड इनटू द लेजर। देखो तुम लोगों से उतना डिटेल नहीं पूछा जाता है, मैं बहुत ही अच्छे से करवा रहा हूं, सुकून से करवा रहा हूं, पूरे अच्छे तरीके से कवर अप कर लोगे तुम। इट इज अ बुक्स ऑफ अकाउंट, जहां पे ट्रांजैक्शंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किए जाते हैं, सीक्वेंस में रिकॉर्ड करते हैं, जैसे जो हो रहा है उस हिसाब से हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज क्रोनोलॉजी। डे टू डे ऑर्डर में यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं। इन मॉडर्न टाइम्स बिसाइड द मेन जर्नल स्पेशलाइज्ड जर्नल्स आर मेंटेन टू रिकॉर्ड। अच्छा, तुमसे एक प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन, जर्नल एंट्री को और भी, जर्नल बुक को और भी कितने नाम से जाना जाता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये रहा, देख लो फॉर्मेट। पहले क्या हुआ करता था जब बीएचयू एंट्रेंस होते था ना, आज से 5 साल पहले, जब अब होता तो पिछले साल था ही, लेकिन 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उसमें एक बार क्वेश्चन पूछा गया था जर्नल में कितने कॉलम्स होते हैं, कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं। अच्छा, लेजर फोलियो क्या होता है, LF, जर्नल फोलियो GF। कंपाउंड जर्नल एंट्री, ट्रांजैक्शंस, वैसे ट्रांजैक्शंस जो कि क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, मतलब एक साथ रिकॉर्ड किए जाते हैं, मीन ऑफ अ कंपाउंड और कंबाइंड जर्नल एंट्री। फॉर एग्जांपल, रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम अ डेटर, डेटर से हमें कैश मिल रहा है और हमने उसे कैश डिस्काउंट दे दिया, तो यहां पे क्या होगा, 2 इफेक्ट हो गया, 2 एंट्री कंबाइन हो गई ना, दैट इज कंपाउंड एंट्री। अब देखना लेजर, लेजर क्या है, एक प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स है, जहां पे सिमिलर ट्रांजैक्शंस जो कि किसी व्यक्ति से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, रेवेन्यू से रिलेटेड है, एक्सपेंस से रिलेटेड है, उन सबको रिकॉर्ड करते हैं। तो लेजर के लिए बेस कौन हो जाता है, तो उसके लिए बेस हो जाता है जर्नल। जो भी डेटा जर्नल से निकल कर है वही सारे जाते हैं किसमें, हमारे लेजर्स में जाते हैं। इट कंटेन्स ऑल अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज, वेदर रियल, नॉमिनल हो, पर्सनल हो, मतलब यहाँ पे तीनों नेचर्स के ट्रांजैक्शन जाते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, सारे नेचर के ट्रांजैक्शन जाते हैं। ठीक है, समझ गए। फॉर्मेट देख लो इसका लेजर का, ये हो गया डेट, पर्टिकुलर्स, JF। अच्छा, ये होता है हमारा डेबिट साइड और ये होता है क्रेडिट साइड, अगर तुमने ये सब चीजें नहीं पढ़ रखी हैं तो। इसमें कितने कॉलम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं सब्सिडरी बुक। 2019 में सब्सिडरी बुक से क्वेश्चन पूछा गया था तुम्हारे MG KVP बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम में, MG KVP बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम में। एज स्टेटेड अर्लियर, जर्नल बुक क्या होता है, एक प्राइमरी एंट्री बुक होता है, जहां पे सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये मैंने तुम्हें अकाउंटिंग साइकिल में ही बता दिया। जर्नल को हम लोग सब्सिडरी बुक भी बोलते हैं। हाउएवर इट इज नॉट एडवाइजेबल टू रिकॉर्ड सारे ट्रांजैक्शंस इन अ वन जर्नल एंट्री, बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही लार्ज होता है, सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए जर्नल्स को बहुत ही अलग अलग कैटेगरीज में, बहुत ही तो नहीं बोलूंगा, सब डिवाइड किया गया वेरियस सब्सिडरी बुक्स में। अब बात हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे सब्सिडरी बुक्स के बारे में। तो जर्नल तो हमने पढ़ लिया। फर्स्ट इसमें परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिटर्न बुक और बिल्स पेएबल बुक और कैश बुक। सबसे पहले परचेज बुक एक समझाऊंगा, सारा समझ जाओगे। क्या कहता है परचेज बुक, जरा ध्यान से सुनना। परचेज बुक इज मींट फॉर रिकॉर्डिंग द परचेज ऑफ गुड्स। क्या बोल रहा हूं मैं, परचेज बुक किस लिए होता है, रिकॉर्ड करने के लिए। किस चीज को, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ओनली। वैसे गुड्स जो कि सिर्फ और सिर्फ उधारी पे लिए गए हैं, क्रेडिट पे लिए गए हैं, उन्हीं सारे ट्रांजैक्शंस को हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जब हमने जर्नल करा था, हमने उसमें देखा कि चाहे वो कैश, क्रेडिट बोल रहा हूं, कैश बेसिस पे, मॉनेटरी बेसिस पे रिकॉर्ड हो गए। अगर मैं बात करूं सेल्स बुक की, तो सिमिलरली जितने भी सेल्स किसके, गुड्स के, जितने भी सेल्स गुड्स के हुए हो, किस पे, क्रेडिट बेसिस पे हुए हो, उन्हीं सबको यहां पे रिकॉर्ड किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे निकल कर आ रहा है, जितने भी गुड्स, सारे जो भी गुड्स होंगे हमारे क्रेडिट नेचर के बिके, उन सबको यहां पे रिकॉर्ड कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात होगी। क्या कैश सेल्स एंटर होगा, नहीं। कैश सेल्स कहां एंटर होगा, कैश बुक में एंटर होगा। परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न का क्या होता है, गुड्स मान लो रिटर्न कर दिया तुमने जाकर, तुमने गुड्स खरीदा, तुमने जाकर रिटर्न कर दिया। परचेज रिटर्न बुक्स, उधारी पे लिया गया गुड्स, क्या हो गया, रिटर्न हो गया। द परचेज रिटर्न बुक्स रिकॉर्ड्स द डिटेल ऑफ गुड्स रिटर्न्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस टू सप्लायर। मैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हूं, मैंने जिससे गुड्स लिया था, मैं उसे वापस से रिटर्न कर रहा हूं, वैसे गुड्स जो कि मैंने क्रेडिट पे लिया था, दैट इज परचेज रिटर्न। सिमिलरली सेल्स रिटर्न की बात आती है,
द डिटेल्स ऑफ द गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर। मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हूं, मैंने कस्टमर को गुड्स अपना बेच दिया था क्रेडिट पे, अब उस कस्टमर को गुड्स पसंद नहीं है, उस कस्टमर ने मुझे गुड्स वापस कर दिया, दैट इज सेल्स रिटर्न बुक। कैश बुक क्या होता है? तो कैश बुक्स आर द स्टेट वे रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ऑन द बेसिस ऑफ सच रिकॉर्ड लेजर्स अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, देयरफॉर द कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक। काइंड्स ऑफ कैश बुक कितने प्रकार के होते हैं? सिंपल, टोटल और 3 कॉलम कैश बुक। 3 प्रकार के कैश बुक होते हैं, सिंपल, सिंपल, 2 कॉलम और 3 कॉलम। एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है, व्हाट इज पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक होता क्या है, जरा सुनना मेरी बातों को। हमारे बिजनेस में डेली बेसिस पे बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं, जैसे कि प्रिंटिंग का खर्चा हो गया, रिफ्रेशमेंट खर्चा हो गया, शाम का चाय का खर्चा होता है। तो ये सारे क्या छोटे छोटे खर्चे। मान लो टैक्सी भाड़ा लगा, मैंने एक नए एम्प्लॉयर को लाया, मतलब एम्प्लॉयर नहीं बोला, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आए टैक्सी से, उनकी खुद की कार नहीं थी, वो टैक्सी से आए, तो ये खर्चा जुड़ गया कंपनी में। तो ये छोटे छोटे खर्चे हम अपने बिजनेस के मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि डेली बहुत सारे ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं। सोच कर देखो, अगर तुम उन सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो तो तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत ही जल्दी बढ़ जाएगा। तो उसके लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसको कि नाम देते हैं पेटी कैश बुक, और उसके लिए एक अपॉइंट किया जाता है एक बंदा जिसको कि नाम देते हैं पेटी कैशियर। हम क्या करते हैं, मतलब हम इन द सेंस की कंपनी क्या करती है, पेटी कैशियर को हर महीने के स्टार्टिंग में इकट्ठे इतना अमाउंट दे देती है। कितना अमाउंट सर? 10,000, 20,000, 15,000, 30,000, जो भी उस कंपनी के पॉलिसी में आता हो, उतना अमाउंट उसने दे दिया, कंपनी ने पेटी कैशियर को दे दिया। अब वो पेटी कैशियर क्या करता है, उससे धीरे धीरे जो भी खर्चे होते हैं उसको पे ऑफ करता जाता है। क्लियर? चलो, ये हो गया पेटी कैश बुक। इन बिजनेस स्मॉल पेमेंट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे टेलीग्राम का हो गया, टैक्सी भाड़ा हो गया, कार्टेज हो गए, तो इन सबको कैश बुक में रिकॉर्ड हम नहीं करते, अननेसेसरली हमारा कैश बुक भर जाएगा। तो एक कैशियर, मेन कैशियर जो होता है ना, उस पर काम का बर्डन भी बढ़ जाएगा, तो इसीलिए एक बंदा अपॉइंट करते हैं जिसको कि हम लोग नाम देते हैं पेटी कैशियर। अब एक होता है इसी में इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश। सब कुछ मैंने तुम्हें समझा दिया। ये जो हमारे पेटी कैशियर थे, इनको मंथ के स्टार्टिंग में 10,000 रुपया हमने दे दिया, मंथ के स्टार्टिंग में हमने 10,000 रुपया दे दिया, अब इसी से खर्चा करते जाएंगे, इसी को नाम देते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। चलो, अब कैश बुक के अगर बारे में बात करूं तो सिंपल जो हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक होता है, इसमें क्या होगा, जो भी कैश अकाउंट होंगे, जितने भी कैश रिसीव हो रहे होंगे वो रिकॉर्ड करेंगे, जितने भी हमारे कैश जा रहे होंगे उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो जितने भी कैश हमारी कंपनी में आए, हमारी फर्म में आए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? लेफ्ट साइड में। अब हमारा लेफ्ट साइड क्या होता है? डेबिट साइड होता है। तो मतलब ऑल कैश रिसीट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट साइड, एंड जितने भी कैश गए सबको रिकॉर्ड करेंगे कहां? क्रेडिट साइड में। तो ये चीज याद रख लेना। अब बारी आती है 2 कॉलम कैश बुक की। तो 2 कॉलम कैश बुक में कुछ भी नहीं होता है, एक कैश का कॉलम तो होता ही है, दूसरा एक डिस्काउंट का कॉलम यहाँ पे ऐड हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, इधर भी देख सकते हो, यहाँ भी एक डिस्काउंट का कॉलम यहाँ पे ऐड हो गया। ये चीज है, समझ पा रहे हो? एक इधर डिस्काउंट का कॉलम और एक यहाँ पे डिस्काउंट का कॉलम ऐड हो गया। तो ये चीज इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है, इसमें डबल कॉलम कैश बुक में जितना भी तुमने डिस्काउंट दिया। अब बारी आती है 3 कॉलम कैश बुक। तो इसमें डिस्काउंट कॉलम होगा, कैश कॉलम होता है और एक बैंक कॉलम होता है। 3 कॉलम्स यहाँ पे तुमको देखने को मिल रहे होंगे, इस जगह पे तुम देख पा रहे होगे। ये रहा हमारा यहाँ पे बैंक कॉलम, ये कैश कॉलम और ये हमारा डिस्काउंट कॉलम। सिमिलरली तुम यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे इस जगह पे कैश कॉलम आ गया, उधर बैंक कॉलम और उधर डिस्काउंट कॉलम है। तो ये क्या है? हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक। याद रखोगे। व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री? कॉन्ट्रा एंट्री बहुत बेसिक छोटा सा टर्म है, फंसा सकता है तुम एग्जाम में। इन्वॉल्व बोथ कैश एंड बैंक। वैसे ट्रांजेक्शन जिसमें कैश और बैंक दोनों ही आया, बैंक से पैसे विड्रॉ किए, कैश का इन्वॉल्वमेंट, बैंक का इन्वॉल्वमेंट, बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, कैश का इन्वॉल्वमेंट, बैंक का इन्वॉल्वमेंट। तो इसे हम नाम देते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। अच्छा, कॉन्ट्रा एंट्री जो होता है ना, जब हम उसे कैश बुक में डालते हैं, उसके बगल में एक सी छोटा सा लगा देते हैं LF कॉलम में। समझ गए? चलो बात कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस की। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस इज शेड्यूल और लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंस क्या है? ये हमारा लिस्ट है किस चीज का? डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, जो कि हम वेरियस लेजर अकाउंट से उठाते हैं। लेजर तुमने पढ़ा होगा, उसमें अलग अलग लेजर्स बनते हैं, ठीक है? राम का लेजर, कैश का लेजर, कैश नहीं, कैश का तो कैश बुक हो जाता है, किसी भी मशीनरी का लेजर वगैरह बना, जो भी बनता है, सबसे जो बैलेंस निकल कर आता है, बाय बैलेंस, BD बैलेंस शीट, जो भी तुमने देखा है वहां पे, उन सबको हम कहां ले जाते हैं? ट्रायल बैलेंस में हम लेकर जाते हैं। Since every transaction has a dual effect, every debit has a corresponding credit and vice versa. The total of the debit balance and the credit balance extracted from the ledger must tally. Tally होना जरूरी है, ये लेजर में तुमने पढ़ा होगा। Thus at the end of the accounting period, at the end of each month, जो हमारा बैलेंस होता है लेजर का, हम उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके थ्रू हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं।
फीचर्स क्या क्या है ट्रायल बैलेंस का, ये याद रख लेना। ये एक स्टेटमेंट है, किस फॉर्म में होता है, टेबुलर फॉर्म में। इसमें दो अमाउंट के कॉलम होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है हमारा क्रेडिट। जो भी बैलेंसेस होते हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड लेजर अकाउंट्स के, वो सारे इसी स्टेटमेंट में शो किए जाते हैं। अब देखो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं जहां से क्वेश्चन बनेंगे, पूछा जाएगा ट्रायल बैलेंस कौन सा मेथड है, तो ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को वेरीफाई करने वाला मेथड है। इसका उद्देश्य क्या है, पोस्टिंग जो की गई है उसका एक्यूरेसी ये चेक करने के लिए होता है, एग्री करता है कि दोनों बैलेंसेस मिल रहे हैं या नहीं, अर्थमेटिकल एक्यूरेट है या नहीं। मैथमेटिकल एक्यूरेसी देखता है, द आंसर इज नो, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देखता है ये। बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हैव बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ओरिजिनल एंट्री एज वेल एज इन लेजर। ट्रायल बैलेंस के मेथड्स तुम्हारे एग्जाम्स में नहीं है, नहीं पूछा जाएगा, सो दैट मैं इसे स्किप कर रहा हूं। अच्छा ये देख लो फॉर्मेट, अरे भाई पेन किधर गया, ये क्या हो रहा है, फॉर्मेट्स एक बार देख लेना। चलो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी तुम्हारे इसमें नहीं है कि जो गलतियां हो जाती है उसे हम कैसे रेक्टिफाई करते हैं, तो एक बार जस्ट तुम चाहो तो खुद से देख लेना, वैसे है नहीं तुम्हारे सिलेबस में। चलो एक चीज मैं बता देता हूं तुम्हें यहां पे, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। कैपिटल सबसे पहले बात करेंगे कैपिटल, और दूसरा बात करेंगे यहाँ पे रेवेन्यू, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो चाहे वो कैपिटल रेवेन्यू। ध्यान से सुनते जाना। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अच्छा एक बिजनेस जब एक एसेट्स परचेज करती है तो वो उसका कैसा खर्चा हो गया, सर हैवी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, तो रेवेन्यू नेचर का तो होगा नहीं, कैपिटल नेचर का। क्यों कैपिटल नेचर का, क्योंकि सर जब हम एक एसेट्स परचेज कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि डेली मार्केट जाते हैं और एक एसेट्स उठा के लेके आते हैं, उतनी तो औकात है नहीं हमारी या किसी एक फर्म की। तो एसेट्स जो हम परचेज करके लाते हैं वो एसेट्स हमें बेनिफिट देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, मतलब लंबे अरसे के लिए देते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो कि एक एंटरप्राइज को बेनिफिट देते हैं फॉर लॉन्गर ईयर्स। अगर मैं बात करूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा लंबे टाइम के लिए बेनिफिट नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें बताऊं सैलरी वगैरह कितने दिन के लिए बेनिफिट देगा तुम्हें, फिर तो दोबारा से पे करोगे अपने एम्प्लॉय को, समझेंगे उसे। फिलहाल कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो, एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स इन द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स which results in increase in the earning capacity। एक एसेट्स एक्वायर करके ला रहे हो, जाहिर सी बात है तुम्हारी वो अर्निंग बढ़ाएगी। द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैंने एक लैंड खरीद लिया, मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट्स, ये सारे एसेट्स हम बार बार अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि गुडविल के लिए पैसे पे किए गए, गुडविल के लिए पैसे भी पे करते हैं, हाँ पे करते हैं, परचेज गुडविल का नाम तुमने सुना होगा, ठीक है, ये सब चीज हो गए। वहीं अगर बात की जाए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो एक्सपेंसेस हुज बेनिफिट एक्सपायर विद इन द ईयर, जिसका बेनिफिट एक साल के भीतर ही एक्सपायर हो जाए। सर कुछ एग्जांपल से समझाओ ना, जैसे कि डेप्रिसिएशन, ठीक है, सैलरी दिया, कैरेज हो गया, वेजेस पे किया, रिपेयर, रेंट, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें समझ गए, क्लियर है ये सब चीज, देख रहे हो। अच्छा व्हाट इज कैपिटल रेवेन्यू एंड व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, जरा मुझे ये बताओ। कैपिटल रिसीट्स क्या रिसीट्स होते हैं, जैसे कि मान लो रिसीट्स का मतलब आना गया, पेमेंट का मतलब जाना। तुमने कोई उधारी लिया, लोन लिया, 10 लाख का लोन तुमने उठा लिया मार्केट से डिवेंचर्स के थ्रू, क्या है, रिसीट्स है। उस लोन से बेनिफिट लोगे, हाँ लोगे। सर उसे पे ऑफ भी करना होगा, ठीक है पे ऑफ करना होगा, लेकिन फिलहाल बेनिफिट उठा रहे हो या नहीं उठा रहे हो, हाँ उठा रहा हूं, तो क्या हो गया हमारा कैपिटल रिसीट्स हो गया। कैपिटल एक फॉर्म में पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसे लगाते हैं, वो भी बेनिफिट हो गया। तुमने किसी फिक्स एसेट्स को बेच दिया, एक एसेट्स तुम्हारे पास था 10 लाख का, तुमने उसे मार्केट में जाके बेच दिया, 8 लाख ही, भले ही 8 लाख मिला, तो ये जो पैसा आया ये तुम्हारे लिए क्या होगा, कैपिटल रिसीट्स। लंबे अरसे तक इसको इस्तेमाल करोगे, ऐसा तो नहीं ना 8 लाख का जाके आज ही उड़ा दोगे मार्केट में, ऐसा तो होगा नहीं। फिर होते हमारे कुछ रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं, जैसे कि किसी ने तुम्हें फी पे किया, दैट इज रेवेन्यू रिसीट। तुमने कोई सेल करा, वो तुम्हारे हो गए। तुमने कहीं इन्वेस्ट किया था, उससे तुम्हें इंटरेस्ट मिला, दैट इज योर रेवेन्यू रिसीट्स, मतलब जो कि ज्यादा टाइम के लिए हमें बेनिफिट ना दे। एक इंपॉर्टेंट टर्म इसमें रह गया, दैट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो होता क्या, लॉन्ग टर्म वाले जो होते हैं वो 5 साल से 10 साल के बेनिफिट हमें देते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं 6 महीने से 1 साल के लिए हमें बेनिफिट देते हैं। एक बीच वाला बच जाता है, दैट इज डिफर्ड, मतलब हो सकता है 2 साल, 4 साल, 3 साल के लिए बेनिफिट दे। जैसे कि एडवर्टीजमेंट करना, क्या एडवर्टीजमेंट करना बस कुछ दिन के लिए हमें बेनिफिट देगा, नहीं। एडवर्टाइज अगर कर रहे हो, बैनर्स लगा रहे हो, पोस्टर्स तैयार कर रहे हो, तो हो सकता है आपको लंबे अरसे तक बेनिफिट दे। तो वैसे एक्सपेंडिचर जो कि रेवेन्यू नेचर के हो, लेकिन उनका जो बेनिफिट है 1 साल में नहीं लिया जा रहा है, अलग अलग ईयर्स में लिया जा रहा है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट किया गया, ठीक है। तो ये सारे हो गए इसमें।
चलो अब बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबसे पहले होता क्या ये समझना। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट विच रिकंसील्स द बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक विद इन द बैलेंस एज पर द पासबुक बाय शोइंग ऑल द कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। पासबुक क्या है पता है, और कैश बुक क्या होता है ये चीज तुम्हें पता होगा। अब होता क्या है, पासबुक किसके पास होता है सर, हमारे पास भी होता है। उसमें क्या होता है, हमारे जो भी ट्रांजैक्शंस किए गए उन सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मेंटेन हुआ होता है, टाइम टू टाइम हम अपडेट करवाते हैं। अभी तो हम लोग ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू भी चेक कर पाते हैं। सिमिलरली सारे ट्रांजैक्शंस हमारी बैंक भी रिकॉर्ड करती है। तो कभी कभी क्या होता है, ध्यान से सुनना, बैंक रिकंसिलिएशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें की होता है कभी कभी दोनों के बैलेंसेस में फ्लक्चुएशन होने लगते हैं। मान लो फिलहाल समझो क्या, सुनना यहाँ पे देखना। Ascertaining the causes of difference, bank balance and the column of cash book and in passbook। जो हमने कैश बुक बनाया, ठीक है, मान लो पासबुक फिलहाल मेरे पास नहीं है, मैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हूं या इंटरप्राइज हूं, मैं अपना एक खुद का खाता बनाता हूं जिसको कि मैंने नाम दिया कैश बुक। क्या नाम दिया, कैश बुक नाम दिया। बैंक के पास है पासबुक है, बैंक पासबुक मेंटेन कर रही है, मान लो कर रही है, वही ना डेबिट एंट्री करती है, क्रेडिट तुम खुद से उसमें टाइप करने थोड़ी ना जाते हो, तुम्हारे पास तो कैश बुक होता है, तुम एक खाता मेंटेन करते होगे। कभी कभी क्या होता है, इन दोनों के बैलेंसेस हो जाते हैं डिफर, मैच नहीं करते इन दोनों के बैलेंसेस। तो ये क्यों होते हैं, क्यों डिफर करते हैं, टाइमिंग डिफरेंस की वजह से, डिफरेंस अराइजिंग ड्यू टू एरर्स इन रिकॉर्डिंग एरिया। कभी तुमने एरर कर दिया, कभी बैंक ने एरर कर दिया। वैसे पॉसिबिलिटी कम है कि बैंक एरर करे, 99.9% कस्टमर ही एरर करता है अपने कैश बुक को मेंटेन करने में। तो टाइमिंग डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है, जरा सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत ही लॉजिकल चीजें बताऊंगा, पूरा कवर हो जाएगा। इतना डिटेल पूछता नहीं है तुम लोग से बैंक रिकंसिलिएशन में, लेकिन सुन लो मेरी बातों को। चेक इशू किया, चलो आराम से समझाता हूं। ये है रोहित, मतलब तुम, और तुम्हारा एक कस्टमर है राहुल। इसे चाहिए पैसे, अक्सर दोस्तों को पैसे ही चाहिए होते हैं, जब काम होता है तभी आते हैं। तो इसे चाहिए पैसे, ये गया तुम्हारे पास, बोला रोहित भाई साहब मुझे आप एक चेक दे दो 10 लाख। अच्छा 10 लाख का दे दूं, 10 लाख तो नहीं, चलो यार मेरे पास 5 लाख है, मैं एक चेक दे रहा हूं तुम्हें। इसने क्या किया, एक चेक इशू कर दिया, कितने का, 5 लाख का। अब रोहित भाई साहब चालाक थे, चालाक क्या मतलब एक रैशनल पर्सन थे, वो अपना कैश बुक मेंटेन करते थे। जैसे ही उन्होंने राहुल को पैसे दिए, इन्होंने कैश बुक में लिख दिया कि आज मेरा 5 लाख का चेक इशू हो गया, ठीक है। अब इसी का कॉपी एक बैंक मेंटेन करती है, मतलब बैंक अपना पासबुक मेंटेन करती है। अब इनको क्या करना होगा, रोहित भाई साहब को अगर 5 लाख कैश चाहिए तो बैंक से जाकर पैसे निकालने होंगे, तब राहुल रोहित भाई साहब के अकाउंट से 5 लाख डिडक्ट हो जाएगा। तो ये उस दिन काम कर, उस दिन बैंक पे नहीं गए, आलसी होंगे थोड़े बहुत, तो उस दिन बैंक नहीं गए। तो अब देखो यहां पे रोहित ने क्या किया, यहां तो उसका बैलेंस घट गया, लेकिन बैंक में कोई भी एंट्री नहीं हुई, क्योंकि राहुल जो है उस दिन बैंक गया ही नहीं। जब गया ही नहीं तो अकाउंट से बैलेंस डिडक्ट हुए ही नहीं। तो एक जगह डिडक्ट हो गया, रोहित के कैश बुक में डिडक्शन हो गई, लेकिन बैंक ने अपने पासबुक में कुछ भी चेंजेस नहीं किए। तो ये बेसिकली क्या है, टाइमिंग डिफरेंस होने की वजह से ये दिक्कतें हो रही हैं। तुमने इशू कर दिया, वो बैंक गया ही नहीं, इस वजह से डिफरेंस आ गया। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, वैसे ही होते हैं चेक पेड इनटू बैंक, इंटरेस्ट अलाउड इनटू बैंक, इंटरेस्ट एंड एक्सपेंस, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय द बैंक। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर, बैंक में चेक चला गया लेकिन बैंक ने अभी तक उस चेक को क्लियर ही नहीं किया, बैंक के एंड से दिक्कत रह गई ये चीज। इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया। देखो अक्सर होता क्या है, तुम्हारा अगर अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट वगैरह होगा, तो उस पर बैंक इंटरेस्ट देती है, उसका मैसेज जनरली हम तक नहीं आता, लेकिन जब तुम ट्रांजेक्शन चेक करोगे ना, पासबुक चेक करोगे या स्टेटमेंट वगैरह चेक करोगे, उसमें तुम्हें इंटरेस्ट क्रेडिट होने का पता चल जाएगा। बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, मान लो 50 रुपए का बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब ये चीज तुम्हें पता नहीं थी, बैंक ने तो प्लस कर दिया तुम्हारे अकाउंट में, तुम्हारे पासबुक में। अब तुम कैश बुक बना रहे थे, तुम्हें पता ही नहीं चला, तुम्हारे में तो ऐसा 50 बुक तो कुछ 50 रुपए कुछ है नहीं, वो ऑलरेडी माइनस में ही है, कुछ एंट्री है ही नहीं। तो ये चीज होता है। फिर वैसे ही बैंक कभी कभी एक्सपेंसेस चार्ज कर लेती है, 117 रुपए साल का चार्ज कर लेगी, 150 रुपए चार्ज कर लेती है, ये चीज एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। कभी कभी बैंक तुम्हारे बिहाफ पे डिविडेंड कलेक्ट करती है, ठीक है, ये सब चीजें हो गई। और वैसे ही और भी कुछ रीजंस होते हैं इसके अंदर, ये सब चीज क्लियर है। ये चीज जो भी मैंने तुम्हें बातें अभी बताई, चलो जस्ट इतना देखो, 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं। कितना टाइम हो रहा है, अभी तक अप्रॉक्स 40 मिनट के तुम्हारे वीडियो हुए। इसके बाद डेप्रिसिएशन करवाऊंगा,
इसके बाद तुम्हारा कुछ अकाउंट्स में ज़्यादा है नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ा बहुत बता दूंगा और कंपनी के बारे में बातें बता दूंगा, क्योंकि मैंने पीवाईक्यूज यार एनालाइज के पार्टनरशिप से मुझे क्वेश्चंस ना के बराबर देखने को मिले। मैंने यहाँ पे देखो लिख कर भी रखा हुआ है, एक मिनट, देखो 2019 का है ये। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, डेप्रिशिएशन है, अच्छा एसेट्स क्लासिफिकेशन देख लेना, बीआरएस से है, कंसाइनमेंट से क्वेश्चन आया था वो करवा दूंगा तुम्हारा यहाँ पे, एक शेयर से क्वेश्चन था, करंट एसेट्स क्या होता है, करंट लायबिलिटी, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बात कर लेंगे, सब्सिडरी बुक से क्वेश्चन था ये सब्सिडी, और इधर 2021 में भी इसी प्रकार से कुछ बातें की गई। तो देख सकते हो यहाँ पे, दिख तो नहीं रहा होगा, दिख रहा है ये सब कुछ, ये सब बातें जो भी है अभी आया। आओ चलो यार, लंबा ब्रेक मिल गया क्या? नहीं 5 मिनट भी नहीं दिया ब्रेक, आपने तो 4 ही मिनट ब्रेक दिया है ना। चलो बात करते हैं डेप्रिसिएशन जैसे चैप्टर की। बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे, डेप्रिसिएशन के रीजंस पूछे गए थे, डेप्रिसिएशन होता क्या है, मेथड्स वगैरह तुमसे डीप में नहीं पूछा गया है, लेकिन करवा दूंगा, टेंशन मत लो, हर एक चीज डिटेल रिवीजन करवा रहा हूँ ना। हम लोग उसी ले जाने ही जाते हैं क्वालिटी कंटेंट के लिए। एक वीडियो को थम्स अप यार जरूर देना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। 1 घंटे के अंदर तुम्हारा पूरा अकाउंट्स कवर करवा रहा हूँ। 7 को तुम्हारा एग्जाम होने वाला है। मेजर पोर्शंस तुम्हारे जो है, जस्ट थोड़ा सा नॉर्मल बातें कर रहा हूं मैं तुम्हारे साथ। अकाउंट्स मेजर पोर्शन कवर करता है, फिर इकोनॉमिक्स है, फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और बिजनेस मैनेजमेंट के कुछ कंसेप्ट्स दे रखे हैं, और मनी एंड बैंकिंग है। भैया जीके जीएस, यार जीके जीएस खुद से कर लो, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं कोई बहुत टफ पूछा जा रहा है। तो प्रीवियस ईयर करके जाते हो, प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे करके जाते हो तो वो भी काफी है उसके लिए।
तो डेप्रिसिएशन बेसिकली होता क्या, देखो होता क्या है, टाइम टू टाइम जैसे जैसे हम अपने एसेट्स को यूज करते जाते हैं उसके वैल्यू में आती है गिरावट। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम अपने मोबाइल फोन ही यूज करते हो कंटिन्यूस पिछले 2 साल से अगर यूज कर रहे हो तो उसकी बैटरी होती होगी अभी ड्रेन, होता होगा हैंग। तो ये सारे क्या दिक्कतें हैं जो कि किस वजह से आती हैं, एसेट्स को इस्तेमाल करने से। कंटिन्यूस किसी भी चीज को इस्तेमाल करोगे उसकी वैल्यू में गिरावट आएगी ही। सिर्फ और सिर्फ यूज करना ही एक रीजन नहीं होता है, यूज करना इन द सेंस कंज्यूम करना ही रीजन नहीं होता है, बहुत सारे रीजन होते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाना, अभी के टाइम में तुम अगर कीपैड वाला फोन यूज करोगे तो बहुत दिक्कतें आने वाली है तुम्हें। तो ये क्या है, टाइम चेंज हो गया उसकी वजह से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाने की वजह से भी होती है। कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंस ये अलग मैटर हो गया, लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इसमें से मेन टर्म हो जाता है। रीजंस अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, चलो आगे पढ़ लेंगे उसे, फिलहाल ये देखना, डेप्रिसिएशन मींस द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू यूज करने की वजह से, टाइम बीतने की वजह से, जाके दैट इज पैसेज और ऑब्सोलेंस की वजह से। ऑब्सोलेंस इन द सेंस कि उसका टाइम खत्म हो गया। अभी जानेंगे कि व्हाट इज ऑब्सोलेंस, व्हाट इज अमोर्टाइजेशन। तो जो डेप्रिसिएशन है इसके अंदर हमें 3 टर्म्स देखने हैं, डिप्लेशन, अमोर्टाइजेशन एंड ऑब्सोलेंस। क्या क्या होते हैं ये सुनना। डिप्लेशन का मतलब होता है, डिप्लेशन जब भी मैं वर्ड यूज करूंगा समझ लो वहां पे बात हो रही है नेचुरल रिसोर्सेज की। होता क्या है, जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, माइंस का नाम तुमने सुना होगा, खदान, ठीक है। क्वेरीज का तुमने नाम सुना होगा, नहीं सुना है। क्वेरीज क्या होता है, पत्थर जहां से निकलते हैं, ठीक है। ऑयल रिजर्व्स जो होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि इनको यूज करते जाओ, अनलिमिटेड है, इंफिनिटी है, कभी खत्म ही नहीं होगा। टाइम टू टाइम ये भी खत्म होते हैं, ये ऑयल रिजर्व्स, क्वेरीज और माइंस, ये सारी चीजें तुम जो देख रहे हो यहाँ पर। तो ये क्या है, हमारे इनके लिए टर्म यूज किया जाता है डिप्लेशन। डे बाय डे इसकी वैल्यू में आती है गिरावट, कम हो जाता है ये, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं डिप्लेशन। अच्छा, एक टर्म रिफ्लेक्ट होगा तुम्हारे क्वेश्चंस में, डिप्लेशन टर्म किसके लिए यूज होता है, तो वेस्टिंग एसेट्स के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, वेस्टिंग एसेट्स के लिए यूज होता है। जैसे कि माइंस हो गए, क्वेरीज हो गए, ऑयल रिजर्व्स हो गए, ये सब देख पा रहे हो, किसके लिए यूज होता है, तो वेस्टिंग एसेट्स के लिए यूज होता है। ठीक है, क्लियर। चलो, देयर अकरेंस एंड इरोजन इन द वैल्यू ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज ड्यू टू एक्सट्रैक्शन ऑफ दीज रिसोर्सेज। ठीक है, ये हो गया, समझ गए। एमोर्टाइजेशन, एमोर्टाइजेशन किसके लिए होगा, एसेट्स होते हैं यार 2 प्रकार के, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट जिनको तुम टच कर सकते हो, देख सकते हो, फील कर सकते हो, जैसे कि तुम्हारा मोबाइल फोन, जैसे कि एक इंटरप्राइज के लिए उसका एसेट्स हो गया। लेकिन कुछ एसेट्स होते हैं इनटेंजिबल, जैसे कि गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, इन सबको टच नहीं किया जा सकता, इन सबको किया जा सकता है फील। तो ये सब भी टाइम टू टाइम अमोर्टाइज होते हैं, मतलब इसकी वैल्यू में गिरावट आती है, कम होता है, तो इसके लिए वर्ड यूज होता है अमोर्टाइजेशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन किसके लिए यूज होगा, जिनको कि देख सकते हैं, मतलब टेंजिबल एसेट्स। क्लियर। ऑब्सोलेंस क्या होता है, ऑब्सोलेंस क्या होता है, एसेट्स के वैल्यू में, इकोनॉमिक वैल्यू में गिरावट आना। क्यों गिरावट आ रहा है, क्योंकि इनोवेशंस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है। पहले लेबर इंटेंसिव हुआ करता था, अब कैपिटल इंटेंसिव के थ्रू मशीन्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो इसके वजह से जो भी चेंजेस आते हैं इसको नाम देते हैं ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस बेसिकली क्या है, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। क्लियर है ये चीज। ऑब्जेक्टिव क्यों है, मतलब डेप्रिसिएशन करते ही चार्ज क्यों है, मतलब उद्देश्य क्या है डेप्रिसिएशन के पीछे, तो करेक्ट इनकम स्टेटमेंट निकालना। इनकम स्टेटमेंट क्या, एक्चुअल में रियलिटी में हमारी इनकम क्या है, ट्रू पोजीशन देखना फर्म की, फंड्स कितने लग रहे हैं एसेट्स को रिप्लेस करने में, साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को एसर्टेन करना, पता लगाना हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है। चलो, अब अगर बात करें मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन की, तो तुम्हारे एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता है, मतलब बहुत सारे मेथड्स यहां तुम देख पा रहे होगे। सिंगल स्ट्रेट लाइन मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया, डिमिनिशिंग है, सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड है, एन्युटी, सिंकिंग फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी, मशीन आर रेट, प्रोडक्शन यूनिट और डिप्लेशन मेथड। 2 मेथड्स बस मैं तुम्हें यहाँ पे बताने वाला हूं, जो कि है स्ट्रेट लाइन मेथड और हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड देखो होता क्या है, यहाँ पे हर साल इक्वल अमाउंट हम राइट ऑफ करते हैं, हर एक साल इक्वल अमाउंट राइट ऑफ करते हैं। जैसे कि अगर हमारा एसेट्स 50,000 का है तो, और डेप्रिसिएशन का रेट है 5%, तो 2500 रुपए राइट ऑफ कर दिया इस साल भी। अब 50,000 में से 2500 निकाल दो, ये हो जाएगा डिफरेंट सिनेरियो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इक्वल अमाउंट इज राइट ऑफ एवरी ईयर ड्यूरिंग द वर्किंग लाइफ
ऑफ एन एसेट्स रिड्यूस टू द कॉस्ट ऑफ एसेट्स। अच्छा, क्या इसमें एसेट्स का कॉस्ट ऑफ एसेट नील तक जाता है? द आंसर इज यस। नील मतलब जीरो तक जाता है, हाँ। और इसका जो रेसिडुअल वैल्यू होता है एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, इसको हम लोग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। फॉर्मूलाज रट लेना यार, नहीं पता है तो रट लो बस। जो भी हमें अगर स्ट्रेट लाइन से हमें डेप्रिसिएशन निकालना है तो जो भी हमारा एसेट्स का कॉस्ट है उसमें से स्क्रैप वैल्यू कुछ होते हैं, मतलब वैसे वैल्यू जिनका मतलब बहुत ही कम रिकवरेबल वैल्यू निकले, जिसको कि बेच के तुम बहुत कम चीजें निकाल सकते हो। सेल्वेज वैल्यू भी जिसे कि हम बोलते हैं, या कहूं तो रेसिडुअल वैल्यू। 3 नाम मैंने बता दिया स्क्रैप वैल्यू का। यहाँ पे तुम्हें अगर रेट कैलकुलेट करना है तो जो भी तुम्हारा स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन निकल कर आया, कैसे निकालोगे? कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में यूजफुल लाइफ। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन निकल गया, अब इसका हमें रेट निकालना है। तो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन अपॉन में एसेट्स का कॉस्ट जो भी है, उसके इसमें 50,000 था, 50,000 से इंटू 100 से डिवाइड कर देना, सॉरी मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारा रेट निकल कर आ जाएगा। अगर मैं बताऊं तुम्हें रिड्यूसिंग और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की, तो यहां पे क्या होता है? फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ द एसेट्स इज रिटन ऑफ ईच ईयर। हर साल फिक्स्ड वैल्यू जो होता है वो कम होता जाता है each year so as to reduce the breakup value at the end of its life, repair being charged to the revenue. Under this method, annual charge for the depreciation decreases from year to year so that earlier year suffer from the benefit to the latter year. कैसे निकलता है डेप्रिसिएशन रेट का? ये फॉर्मूला है। ऐसे क्या होता है, मान लो 10,000 का 10% निकाल दिया, आ गया कितना? 1,000। फिर 10,000 में से हम 1,000 माइनस करेंगे, आ गया 9,000। अब 9,000 का 10% निकालेंगे, हट जाओ क्या, ये देखो 9,000 का 10% हमने निकाला। चलो दोबारा से बता दे रहा हूं, यहाँ पे देख लो, इस जगह पे तुम देख लो क्या मैं बोल रहा हूं। 10,000 है एसेट्स की वैल्यू, 10,000 पे 10% है, आ गया 1,000। अब क्या करेंगे? 10,000 में से 1,000 निकाल देंगे, आ गया 9,000। नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं, फिर से इस पे 10% का रेट निकालते हैं। तो ये होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डेप्रिसिएशन में इससे तुम लोग को कुछ नहीं है सिलेबस, क्योंकि मैंने पीवाईक्यूज एनालाइज करा है, कुछ ज्यादा पूछता ही नहीं है तुम लोग के डेप्रिसिएशन से। चलो जस्ट 1 मिनट रुकना, मैं तुम्हें वापस से लेकर चलता हूं उस स्लाइड पे। 1 मिनट। देखो ये सब चीज तो हो गया, डिप्रेशन बोल रहा हूं। चलो बिल्स ऑफ एक्सचेंज थोड़ा बता देता हूं, पूछा जाता है तुम्हारे एग्जाम में। बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या, जरा सुनना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कौन सा है? 1881 है। ये क्या कहता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या एक इंस्ट्रूमेंट है, कैसा होता है? राइटिंग में होता है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। अनकंडीशनल ऑर्डर का मतलब है बिना किसी बिना किसी इफ और नॉट की वजह से, मतलब कोई भी आप कंडीशन नहीं लगा रहे। अगर तुम्हें कोई बोल रहा है तुम्हें 10,000 रुपए यार वापस करने, तो तुम हाँ करोगे, कुछ नहीं बोलोगे कि यार मुझे अगर आएंगे 10,000 तब मैं वापस करूंगा। दैट इज कंडीशनल। अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई भी कंडीशन नहीं लगाना है। ऑर्डर कौन करता है? साइन मेकर करता है। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन मनी ओनली टू द ऑर्डर और टू द सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये चीज यहाँ पे समझने वाली है, सुनना जरा ध्यान से मेरी बातों को। 2 पर्सन है, ए है और बी है। कौन है? ए और बी है। अब यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, ए भाई साहब बी को चाहिए था गुड्स, ठीक है, तो बी ने गुड्स खरीदा किससे? ए से। ए ने बी को गुड्स दे दिया, 50,000 के गुड्स थे। अब 50,000 के गुड्स इसने क्रेडिट पे दे दिया, उधारी दे दिया। तो अब इसने बी ने क्या बोला, यार मेरे पास पैसे नहीं है तो तुम मुझे क्रेडिट पे ही दे दो, फिलहाल मैं कुछ टाइम बाद तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा इस गुड्स के। तो ए ने बोला चलो यार ठीक है मैं दे तो रहा हूं, लेकिन एक काम करता हूं, मैं तुम्हारे ऊपर एक बिल ड्रॉ कर देता हूं, वो रखता हूं मैं बिल अपने पास, जब बिल मैच्योर होगा तुम्हें वो बिल मैं दे दूंगा और तुम मुझे पैसे दे देना। तो ठीक है, यहाँ पे बिल ड्रॉ हो गया। बिल किसने ड्रॉ किया सर? ए ने। ए कौन है? मेन है, सेलर है। तो इट इज एन इंपॉर्टेंट टू हैव अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन राइटिंग। राइटिंग में होना जरूरी है। इट मस्ट कंटेन अ कंफर्म ऑर्डर। कंफर्म ऑर्डर होना चाहिए कि तुम मुझे पेमेंट करोगे। रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, तुम मुझे पेमेंट करोगे, ऑर्डर है मेरा। ऑर्डर में कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो डेफिनेट पीरियड के लिए होता है, बेसिकली 3 महीने के लिए। मान लो फिक्स रेट ऑफ अमाउंट टू बी पेड, एक फिक्स अमाउंट होता है। बिल दोनों ही पार्टी, ड्रॉई और ड्रॉवर, दोनों ही साइन करते हैं। व्हाट इज ड्रॉवर एंड व्हाट इज ड्रॉई? जो बिल तैयार करता है, बिल बनाने वाला, यहाँ पे मिस्टर ए भाई साहब बिल बना रहे थे, तो वो हो गए हमारे ड्रॉवर, ठीक है। ड्रॉई कौन हो गया? बी हो गया। जो भी अमाउंट स्टेट किया गया 50,000 के अगर गुड्स है तो वही अमाउंट मिस्टर बी को
पे करना है किसे, ए को। द अमाउंट इज पेड ऑन बेनिफिशियरी बिल स्पेसिफिक पर्सन और अगेंस्ट द डेफिनेट ऑर्डर। अब ये मिस्टर ए पे डिपेंड करता है, अगर चाहे तो ये पैसा वो सी को भी दिलवा सकते हैं। टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज सिलेबस में नहीं है, लेकिन स्क्रीनशॉट लो, एक साइड हो गया हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, पढ़ लेना, बेसिक चीजें ये भी ले लो, ठीक। अब देखो मैं मेन चीज तुम्हें बता रहा हूं, पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कितने पार्टीज होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले। तो सबसे पहला आता है यहाँ पे ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन होता है, जो कि बिल बनाता है, मतलब ही इज द मेकर ऑफ बिल, ही और सी जो भी हो। द बिल साइंड बाय ड्रॉवर, कौन साइन करेगा, ड्रॉवर करेगा। अ क्रेडिटर हु इज एंटाइटल टू रिसीव पेमेंट, तो ड्रॉवर कौन हो गया सर, जो सेलर होता है गुड्स का, अच्छा मतलब सर उसको हम क्रेडिटर भी बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ड्रॉई। ड्रॉई कौन है सर, जो गुड्स खरीद रहा है, दैट इज बायर, अच्छा वो पैसा उसने उधार पे लिया तो वो हो गया हमारा डेटर। ड्रॉई इज द पर्सन अपॉन हुम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉ, जिसपे बिल ड्रॉ किया गया है। ड्रॉई कौन है, डेटर है जिसको कि पैसे पे करने हैं, अच्छा। ड्रॉई को हम लोग एक्सेप्टर के नाम से भी जानते हैं, क्या, किस नाम से, एक्सेप्टर के नाम से। चलो अब बात करते हैं पेई के बारे में। पेई इज द पर्सन टू हुम द पेमेंट हैज टू बेट। पेई कौन है, पेई वो पर्सन है जिसको कि पेमेंट होना है। देखो होता क्या है ना, कभी कभी सुनना जरा मेरी बातों को ध्यान से, दो ट्रांजैक्शंस हुए ए और बी के बीच में, किसके बीच में, ए और बी के बीच में ट्रांजैक्शंस हुए थे, ठीक है। कितने के हुए भाई, 50,000 के हुए थे। अब बी को क्या करना है, वापस करने 50,000 ए को। तो ए बोलता है क्या, अच्छा देखो ए ने कभी ना सी से भी पैसे लिए थे, मान लो सी से भी पैसे लिए थे, तो सी मांगने आ गया ए से। तो ए क्या बोलता है, यार देखो मेरे पास ये 50,000 का बिल पड़ा हुआ है, 2 महीने में मैच्योर कर जाएगा, तुम क्या करो इस बंदे से जाकर ले लो। और ये ए जो है बी को भी बोल देगा कि यार तुम पेमेंट सी को कर देना। तो अब यहाँ पे बी जो है किसे पेमेंट कर रहा है, सी को पे कर रहा है। तो सी कौन हो गया, पे, जिसे कि पेमेंट मिलना है वो होता है पे। क्या पे हमारा ड्रॉवर हो सकता है, द आंसर इज यस। जो बिल ड्रॉ कर रहा है, मिस्टर ए बिल ड्रॉ कर रहे हैं, क्या वो पे हो सकते हैं, हाँ सर पे हो सकते हैं, सिनेरियो में हो सकते हैं। पे दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है जिसे पैसा मिल रहा है, समझ गए। अब बात करता हूं व्हाट इज प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि लिखित में होता है, बैंक नोट नहीं है, कोई भी करेंसी नोट नहीं है, जिसमें अनकंडीशनल ऑर्डर रहता है, साइन किया जाता है मेकर के द्वारा टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और ऑर्डर टू अ सर्टेन पर्सन। पार्टीज कौन कौन से होते हैं, तो इसमें बस 2 ही पार्टीज होंगे, मेकर और ड्रॉवर, और दूसरा होता है पे। मेकर इज अ पर्सन हु मेक्स और ड्रॉज द प्रॉमिस नोट, हु प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम एट अ स्पेसिफाइड प्रॉमिसरी नोट, जो कि प्रॉमिस करता है कि मैं आपको पे कर दूंगा ये पैसा, उसको हम नाम देते हैं प्रॉमिसर। पेई कौन है, जिसके फेवर में बिल ड्रॉ किया गया है। द एबव मेंशन्ड इन दिस कंसेप्ट इज इल्यूसिएटेड इन डिटेल अबाउट द बिल ऑफ एक्सचेंज। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ टर्म्स है यहाँ पे देख लो, अभी तक तुम्हारे एग्जाम्स में पूछे नहीं गए हैं, लेकिन देख लो व्हाट इज टर्म बिल, पीरियड बिल, ड्यू डेट क्या है, डे ऑफ ग्रेस क्या और डे ऑफ मैच्योरिटी क्या है। टर्म बिल क्या होता है, मान लो बिल ड्रॉ हुआ है 1 जनवरी को और ये बिल मैच्योर हो रहा है 31 मार्च को, तो इस 2 पीरियड के बीच में जो भी डिफरेंस आ रहा है इसको नाम बोलते हैं टर्म बिल। ड्यू डेट क्या होता है, इट इज द डेट एट विच द पेमेंट ऑफ द बिल इज ड्यू। जिस डेट पे जो पेमेंट है वो ड्यू हो रहा है, बिल ड्यू हो रहा है, जिस पे पेमेंट ड्यू हुआ हमारा, वो ड्यू डेट हो गया। डे ऑफ ग्रेस, देखो होता क्या है, यहाँ पे 3 दिन का एक्स्ट्रा पीरियड दिया जाता है, एक्स्ट्रा 3 डेज दिए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं ग्रेस डेज। अगर 31 मार्च हमारा ड्यू डेट है तो उसमें 3 दिन प्लस कर दो, तो हो गया अप्रैल 1, 2 एंड 3। 3 अप्रैल को फाइनली हमारा बिल क्या होता है, मैच्योर होता है। ग्रेस पीरियड, ड्यू डेट में जब हम ग्रेस पीरियड ऐड कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है मैच्योरिटी पीरियड। समझ गए, क्लियर है ये चीज। चलो तुम्हारे लिए एक छोटा सा होमवर्क है, फाइनल अकाउंट कर लेना। फाइनल अकाउंट यार कर लेना, बहुत ही बेसिक चीज है। अब देखो थोड़ी बहुत बातें शेयर्स के बारे में मैं तुम्हें बता देता हूं। वैसे तुम्हारे सिलेबस में शेयर्स वगैरह है नहीं,
हाँ है, शेयर्स है, बस बातें की गई हैं थोड़ी बहुत रिटर्न फॉर फीचर से रिलेटेड बातें की गई हैं, तो वो सब मैं तुम्हें बता देता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन ही बता देता हूँ क्या क्वेश्चन था। जो हमारा शेयर है जब हम डिस्काउंट अलाउड करते हैं फॉर फीचर में, उसे हम किस अकाउंट में डेबिट करते हैं ये बताना है। तो अगर तुम्हें शेयर्स चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये बहुत डाउट है तुम्हें शेयर्स चैप्टर में, यूट्यूब पे जाओ, वहां पे सीयूईटी का प्लेलिस्ट तुम्हें देखने को मिलेगा, अंतिम रिवीजन सीरीज या कहो तो अल्टीमेट रिवीजन सीरीज, उसमें शेयर्स का वीडियो मैंने पोस्ट कर रखा है। शेयर डिवेंचर पूरा रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा। कितने टाइम में सर? हार्डली 40 मिनट लेगा यार। 40 मिनट के अंदर पूरा शेयर्स जैसा तुम्हारा चैप्टर पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। जस्ट सजेशन दे रहा हूं, देख लो, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है। कहोगे तो कमेंट सेक्शन में मैं उसका लिंक भी पिन कर दूंगा। चलो यार पिन ही कर देता हूं, अभी लिंक में उसका लिंक मैं पिन कर देता हूं यार, देख लेना वो शेयर्स वाली वीडियो। हर एक कोर कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, शेयर्स में कोई डाउट ही नहीं रहेगा। ठीक है, चलो। और तो यार तुम्हारे सिलेबस में कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत देख ले रहा हूं। मर्जर एक्विजिशन थोड़ा सा देख लो। मर्जर क्या होता है? इट रिफर्स टू सिचुएशन व्हेन टू और मोर एग्जिस्टिंग फर्म्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू एंटिटी। जब दो एग्जिस्टिंग फर्म्स कंबाइन करती हैं, मिलती हैं और एक नया एंटिटी बनाती हैं, ए एंड बी एक नया एंटिटी बना रही हैं, दैट इज सी, दैट इज मर्जर। इफ अ न्यू कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, इसको कंसोलिडेशन और एमलगमेशन बोलते हैं। एग्जिस्टिंग कंपनी इज मर्ज्ड इनटू अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी, तो ये अब्जॉर्प्शन हो जाता है। बेसिक टर्म्स है। चलो कुछ बातें तुम्हें बता दूं, जस्ट 2 मिनट वेट करो तुम यहाँ पे, 1 मिनट, जस्ट 1 से 2 मिनट वेट करना, मैं यही हूँ। थोड़ा सा मैं तुम्हारे लिए शॉर्ट नोट्स निकाल रहा हूँ, उससे मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा बातें बता दूंगा, फिर पूरा वो टॉपिक तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। जस्ट 1 मिनट रुकना। देखो ये बातें बताने इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि देखो पूरा चैप्टर तो पढ़ने जाओगे नहीं, कंसाइनमेंट का पूरा चैप्टर पढ़ोगे नहीं, हायर परचेस पूरा पढ़ने जाओगे नहीं, कहोगे कि यार अभी पढ़ लूंगा तो यार बीकॉम में क्या पढ़ूंगा, फिर बीकॉम फर्स्ट ही सेकेंड ईयर में। तो इसीलिए कुछ बातें मैं तुम्हें यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जस्ट वेट कर लो, कुछ थोड़ी बहुत टाइम, थोड़ी देर के लिए वेट करो। बहुत ही बेसिक बेसिक बातें बताऊंगा, सुनते जाना जरा। स्क्रीन शेयर, चलो क्लियर है सब चीज। सबसे पहले थोड़ी बातें यहाँ पे तुम्हें बताता हूँ, किससे? रॉयल्टी अकाउंट से रिलेटेड। कितना टाइम हो गया? 1 घंटे 2 मिनट हो गए भैया, अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए यार। कुछ एडिशनल टॉपिक्स रह गए, करवा दे रहा हूँ, फायदे में रहोगे तुम। चलो रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट देखो होता क्या है, ये स्पेशल राइट्स एक होते हैं। जैसे कि मान लो मैं एक बुक पब्लिशर हूं और तुमने एक बुक लिखा, तुम्हें करवाना है बुक पब्लिश, तुम मेरे पास आओगे कि भाई साहब लो मेरा बुक पब्लिश कर दो, बोला ठीक है यार पब्लिश कर दूंगा। अब तुम मुझे अपना अधिकार दे रहे हो, तुम मुझे अपना बुक दे रहे हो, तो तुम्हें समथिंग इन रिटर्न चाहिए, कुछ ना कुछ तो यार रिटर्न चाहिए ही ना। तो यहां पे समझने वाली क्या बात है, वो जो पेमेंट मैं तुम्हें करूंगा वो होता है रॉयल्टी बेसिकली। सुनना जरा, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। लॉ की भाषा में उसे क्विड प्रो क्यो भी बोलते हैं। तो कंसिडरेशन सुनना क्या बोला जा रहा है, किसी स्पेशल राइट को इस्तेमाल करने के लिए, किसी स्पेशल राइट को इस्तेमाल करने के लिए जब मनी पे की जाती है उसे हम नाम देते हैं रॉयल्टी। अच्छा, अब इस मनी को एक लीगल टर्म्स में क्या यूज करते हैं? कंसिडरेशन। तुमने मुझे बुक दिया, मैं उसे प्रॉफिट तो कमाऊंगा ही ना। अगर तुम्हारा मैं बुक छपवा के बिचवा रहा हूं मार्केट में तो मुझे तो प्रॉफिट होगा ही, तो दैट इज कंसिडरेशन। अब ऐसे ही होते हैं कुछ एसेट्स के काम, एसेट्स के केस में। मान लो मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, इसके पास मशीनरी है 10 लाख की, मिस्टर बी को ये एसेट्स चाहिए। अब ये जाएंगे, इनके पास खरीदने की शक्ति नहीं है, तो ये उठा कर ले आएंगे ये रेंट। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, अब इसका इस्तेमाल करेंगे, अब इसके बदले इनको कुछ ना कुछ रॉयल्टी पे करनी होगी, समथिंग इन रिटर्न पे करना होता है। रॉयल्टी यार जरा ध्यान से सुनना, टेंजिबल एज वेल एज इंटेंजिबल एसेट्स में भी लगते हैं।
मैंने तुम्हें बुक का केस बताया, बुक में कॉपीराइट ट्रांसफर होता है, कॉपीराइट देता है, मैंने तुम्हें कॉपीराइट दिया अपनी किताब का, तुम पब्लिश करो यार उसे जाकर मार्केट में, तो वो इंटेंजिबल एसेट्स हो गए ना। वैसे ही टेंजिबल एसेट्स यहाँ पे मैं तुम्हें किसके बारे में बता रहा हूँ, मशीन्स के बारे में बता रहा हूँ। इस जगह पे तुम देख पा रहे हो मशीन्स के बारे में बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये क्या होता है, दैट इज आवर रॉयल्टी। तो रॉयल्टी जो होते हैं टेंजिबल एज वेल एज इंटेंजिबल दोनों पे लगते हैं। यहाँ पे लिख देता हूं, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल दोनों पे लगते हैं, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल दोनों पे लगते हैं, ये चीज याद रहेगा। अच्छा, अब देखो होता क्या है, किसी किसी साल ना अगर मैं एक बुक बेच रहा हूं 450 रुपए का, ठीक है, और इस साल मुझे नुकसान हो गया, तो भी मैं अपने जो हमारे ओनर भाई साहब हैं जिससे मैंने बुक लिया है उनको मैं मिनिमम रेंट पे करता हूं कि कम से कम मुझे इतना तो यार चाहिए ही, वो फिक्स हो जाता है परसेंटेज। तो कभी कभी क्या होता है, हमें नुकसान हो जाता है। मान लो मिनिमम रेंट मैंने क्या कर दिया, अगर मैं आपका 450 का बुक बेचूंगा ना, मैं आपको 200 रुपए दे दूंगा, ठीक है, मैंने क्या बोला 200 रुपए दे दूंगा, दैट इज मिनिमम रेंट, कि इतना तो मैं देने ही वाला हूं या उनको इतना मिलने वाला ही है। अच्छा, मिनिमम रेंट को क्या क्या नाम से बोला जाता है, फिक्स रेंट, डेड रेंट, फ्लैट रेंट। कौन कौन से नाम से मिनिमम रेंट को बोला जाता है, फिक्स रेंट, डेड रेंट और फ्लैट रेंट के नाम से, ये चीज याद रहेगा। दो टर्म्स और मेरे साथ तुम यहां पे देख लो, दैट इज शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस। शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस दो टर्म्स यहां तुम्हें समझने। शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस होता क्या है, सुनना सिर्फ मेरी बात देखो। शॉर्ट वर्किंग क्या है, कभी कभी क्या होता है कि मिनिमम रेंट जो होता है ना, मिनिमम रेंट जो होता है वो ज्यादा हो जाता है रॉयल्टी से। रॉयल्टी मैंने क्या बोला था कि मैं फिक्स कर रहा हूं कि मैं 8% का रॉयल्टी आपको दूंगा ही, और मिनिमम रेंट 200 रुपए मैंने बोला था। कभी कभी क्या होता है, ये मिनिमम रेंट जो होता है ना वो ज्यादा हो जाता है, तो पब्लिशर को ज्यादा या कोई भी जो जो यूज कर रहा है एसेट्स को, उसको ज्यादा पैसा पे करना पड़ जाता है। तो उसके लिए क्या हो गया, वो शॉर्ट वर्किंग हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, ये जो रॉयल्टी होती है ये ज्यादा मिल जाती है और मिनिमम रेंट कम हो जाता है, तो इसको नाम देते हैं सरप्लस। बस इतना याद रखना, नहीं भी याद रखोगे चलेगा, रॉयल्टी से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, जस्ट एक एक्स्ट्रा एज पे रहने के लिए मैंने तुम्हें बता दिया। चलो अब मैं तुम्हें यहां पे बता देता हूं, एक मिनट। अच्छा एक चीज, रॉयल्टी अकाउंट कैसा अकाउंट है, कमेंट सेक्शन में यार जरूर बताना, क्या ये रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है, कमेंट में यार जरूर बताना तुम मुझे। चलो थोड़ी बहुत बता दूं मैं बातें तुम्हें, अगर हायर परचेज के बारे में, किसके बारे में, हायर परचेज के बारे में। हायर परचेज में देखो होता क्या है, गुड्स यहाँ खरीदा जा रहा है किस पे, उधारी पे खरीदा जाता है। मतलब स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हायर परचेज होता क्या है, मुझे गुड्स चाहिए, मेरे पास उतने पैसे नहीं कि मैं इकट्ठे जाके पेमेंट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग में हम क्या कर देते हैं, डाउन पेमेंट कर देते हैं, एक इंस्टॉलमेंट हम दे देते हैं स्टार्टिंग में, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ पेमेंट हम यहाँ पे कर देते हैं। फिर बाकी जो पेमेंट है वो हम अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं। किसमें करते हैं, अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में हम यहाँ पे अलग अलग अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। क्या ओनरशिप हमारे डाउन पेमेंट करते वक्त या इनिशियल स्टेज पे जो हम बेसिक पेमेंट करते हैं उसी वक्त ट्रांसफर हो जाती है, या जब हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट क्लियर होता है? तो द आंसर इज लास्ट अमाउंट जब पेमेंट करोगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हो, तभी गुड्स की ओनरशिप आप तक पहुंचती है। गुड्स का पोजेशन, अधिकार, इस्तेमाल करने का अधिकार आपको पहले ही पेमेंट में पहुंच जाता है, लेकिन जो ओनरशिप होती है, रियल हकदार जो होता है, वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के वक्त ही ट्रांसफर होता है। समझ गए? ज्यादा कुछ नहीं जानना है इसके बारे में। देखो यार मुझे तो और कुछ नहीं लगता है। अच्छा एक क्वेश्चन तुमसे मैं पूछ रहा हूं, डेल क्रेडिटरी कमीशन, डेल क्रेडिटरी कमीशन, डेल क्रेडिटरी कमीशन किस बेसिस पे कैलकुलेट होता है? किस बेसिस पे डेल क्रेडिटरी कमीशन कैलकुलेट होता है, ये तुम्हें यहां पे बताना है, ठीक है। बताना यार कमेंट सेक्शन में। अकाउंटिंग में अगर तुम्हारा कोई भी डाउट रह गया है तो पूछ लेना। तुम्हारा होमवर्क क्या क्या मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। फाइनल अकाउंट यार करके ही जाना, फाइनल अकाउंट कर लेना, ट्रेडिंग पी एंड एल जो होता है बुक उठा के एक बार स्क्रॉल कर लेना। और मैंने तुम्हें क्या यहाँ पे होमवर्क दिया है,
और मैंने तुम्हें दिया था तुम्हारी मर्जी पे। मैं एक शेयर्स का वीडियो कमेंट सेक्शन में अटैच कर रहा हूं, कमेंट सेक्शन में लिंक अटैच कर रहा हूं, टाइम रहे तो ही देखना, अदरवाइज स्किप कर देना। और इनकम क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, मैंने तुम्हें रियल, पर्सनल, नॉमिनल इन सब का एग्जांपल, कुछ कुछ बेसिक एग्जांपल दिया था, तुम ढेर सारे और एग्जांपल्स देख लेना। अब इतना हो गया। अब थोड़ी बहुत बातें मैं तुम्हें बता देता हूं किससे रिलेटेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से रिलेटेड। उसके बाद टोटली खत्म हो जाएगा, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। वो बस मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, जस्ट थोड़ा सा वेट कर लो यार, जस्ट थोड़ा सा। मैं वो पीडीएफ लोड कर ले रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली। चलो लोड तो यार ये हो गया, आई होप तुम्हें विजिबल होगा यहाँ पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो इंड प्रोडक्ट होते हैं किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस के, P&L और बैलेंस शीट। ये चीज तो तुम्हें पता होगा। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू अ कंपनी इंक्लूड द फॉलोइंग। बैलेंस शीट आता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ एक्सचेंज इन इक्विटी और एक्सप्लेनेटरी नोट्स कुछ आते हैं। 1 पर्सन कंपनीज और स्मॉल कंपनी और डोरमेंट कंपनी ये एग्जाम्प्टेड होते हैं, इनको छूट दी गई होती है, ये बैलेंस, इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार देख लेना, मैं तुम्हें बेसिक टर्म्स जो यहाँ पे तुम्हें बताने के लिए आया हूं वो मैं तुम्हें बताता हूं। ये देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट्स में होते हैं इक्विटी लायबिलिटी। इक्विटी लायबिलिटी के अंदर सबसे पहला मेजर हेड क्या आता है? शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड, जिसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर वारंट। थोड़ा सा ब्लर होगा लेकिन यार काम चला लो। उसके आता है शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। उसके आता है नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। मेन क्रक्स मुझे तुम्हें यही समझाना है, व्हाट इज नॉन करंट लायबिलिटी एंड व्हाट इज करंट लायबिलिटी। ध्यान से सुनना। वैसे लायबिलिटीज जो कि हमें पे ऑफ करने हैं विद इन दी ऑपरेटिंग साइकिल या विद इन दी ईयर कह लो, वो हो जाते हैं हमारे करंट लायबिलिटीज। एग्जांपल्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। वैसे लायबिलिटीज जो कि हमें पे करने हैं 1 साल के अंदर नहीं, 1 साल के बाद भी पे करोगे चलेगा, ऑपरेटिंग साइकिल के बाद भी पे करोगे चलेगा, जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये सारी चीजें हो गई। वैसे ही होते हैं हमारे एसेट्स। एसेट्स होते हैं कुछ फिक्स्ड, जैसे कि टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। ये किसके हेड है? नॉन करंट एसेट्स, जिनका बेनिफिट हम लोग 1 साल से ज्यादा लेते हैं, दैट इज फिक्स्ड करंट एसेट्स, मतलब नॉन करंट एसेट्स। उसके अंदर फिक्स्ड एसेट्स हो गए और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हो गए। अब होते हैं कुछ एसेट्स जैसे करंट, हमारे इन्वेंट्रीज हो गए, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स, ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब इन्हीं सब का डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि रिजर्व सरप्लस क्या होता है। तो रिजर्व सरप्लस के अंदर कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये सारी चीजें आती हैं। थोड़ा सा नॉन करंट लायबिलिटी को टिपिकली मैं एक्सप्लेन करता हूं। लायबिलिटी शैल बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट इफ नॉट अ करंट लायबिलिटी, द फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज्ड अंडर द नॉन करंट लायबिलिटी। कौन कौन से? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या क्या होते हैं हमारे? बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, टर्म लोन्स, डिफर्ड पेमेंट लायबिलिटीज, ये सारी चीजें हो गई। करंट लायबिलिटी के बारे में क्या बोला गया है? इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल्स। ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने के होते हैं सर, तो उसी ऑपरेटिंग साइकिल में जब सेटल कर लिया जाए, दैट इज करंट लायबिलिटी। उसको क्या नाम देते हैं हम लोग? करंट लायबिलिटी नाम देते हैं। क्लियर है ये चीज? ऑपरेटिंग साइकिल इज टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स फॉर प्रोसेसिंग एंड द रियलाइजेशन इन कैश ऑन कैश इक्विवेलेंट। तुमने एसेट्स एक्वायर करा, प्रोसेस करा और तुमने फिर रियलाइज कर लिया, मतलब बेच के जो पैसे ले लिए, दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल। ये ड्यूरेशन 12 महीने का होता है। अच्छा 1 मिनट, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे तुम देख लो, अदर करंट लायबिलिटीज के एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे देखो एसेट्स के बारे में दिया है कि एसेट्स होते हैं नॉन करंट एसेट्स और एक एसेट्स होते हैं हमारे इसी में टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट्स, ये सारे हमारे टेंजिबल्स हो गए। इनटेंजिबल में गुडविल, ब्रांड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मास्टर्स, माइनिंग राइट्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट, अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, रेसिपी, फॉर्मूला,
लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी, ये सारी चीजें होती हैं। अब व्हाट इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो इसके अंदर वो सारे फिक्स एसेट्स आएंगे जो कि फिलहाल अभी कंस्ट्रक्शन में है, अंडर द कंस्ट्रक्शन है, वो सब हो गए। और तो यार इसमें कुछ है नहीं जो कि मैं तुम्हें बताऊं, बस देख लेना थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ओवरव्यू, और तो तुम्हारे एग्जाम्स में इसमें कुछ पूछा नहीं जाता। क्लियर हो गया है ये सारी चीजें तुम्हें। सो एंड करते आज के सेशन को। कैसा लगा सेशन कमेंट सेक्शन में यार जरूर बताना। 1 घंटे 15 मिनट का सेशन हुआ, मैंने कोशिश किया मैक्सिमम तुम्हारा अकाउंटिंग यहाँ पे कवर अप करवा दूं। सो एंड करते आज के सेशन को, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। एंड कर देता हूं भाई।